प्रणाम है आप सभी को केतु विज्ञान में। आज के इस शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल, कृष्णेष्ट मंदिर अंबाला की केयरटेकर और देवात्मा समाज की सेक्रेटरी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के बारे में। करियर ये हमारे जीवन का एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जिसके बारे में शायद हम इतना सीरियस नहीं होते जितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे होता है। अपनी आधी से ज़्यादा एक्टिव ज़िंदगी हम अपने करियर के साथ बिताते हैं। कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो कुछ एम्प्लॉयर्स को रखते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो एम्प्लॉई हम के साथ हमें एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। अक्सर ये रिलेशनशिप करियर की रिलेशनशिप एक स्ट्रेस का कारण बनी रहती है, तनाव का कारण बनी रहती है और इसकी वजह से परफॉर्मेंस डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। इन्हीं सब विषयों पे आज केतु विज्ञान में हम बात करने जा रहे हैं कुचनाकर भैया दिल्ली वाले से। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो में। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम जी। अश्विनी जी, डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। बात हो रही है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप की। ये एक ऐसा रिलेशन है जिस रिलेशन के बिना हमारा सर्वाइवल नहीं, हमारा घर हमारे काम के बिना नहीं चल सकता, लेकिन ये रिलेशन हमेशा ही एक ट्रबल, एक चिंता, एक स्ट्रेस, एक तनाव का कारण रहता है। इसका क्या कोई उपाय, क्या कोई रेमेडी केतु विज्ञान में एग्जिस्ट करती है? जी देखिए, सबसे पहले ये बात समझो कि कैरियर को जब तक तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और सबसे जल्दी का मतलब है कि लाइफ के शुरू होते ही तुम्हें कैरियर को इंपॉर्टेंस देना समझना है और उसके बाद लाइफ शुरू करोगे तो बेटर रहेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू कैरियर, जॉब और स्टार्टअप और बिजनेस। Basically, everybody should be, I feel, or digital living says that each person who has taken birth as human and that person is entrepreneur. हर बच्चा जो पैदा होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, बट कैरियर शब्द कह करके हम लोगों ने उसके एंटरप्रेन्योर जो स्ट्रेंथ थी उसको वीक कर दिया, उसको कहीं खो दिया, वो खो गया कहीं पर, क्योंकि ये बात हमें किसी ने बताई ही नहीं कि बच्चा पैदा होते ही एंटरप्रेन्योर होता है। अगर आपको ध्यान हो, सोसाइटी में जब ये कहा जाता है कि बच्चा जो है वो कुटुंब का गुरु कहलाता है। अब तो बच्चे की माँ गुरु कहलाती है, माँ बच्चों की। जो न्यू बच्चे हैं, जिन बच्चों को उसने डिलीवर किया है, वो उन बच्चों की गुरु है। ये नहीं कि बच्चों की गुरु है मतलब एनी बच्चा फ्रॉम एनीवेयर, नो, शी इज गुरु ऑफ ओनली दोज किड्स जो कि उसने डिलीवर किए हैं। और अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो डिलीवर उसने किए हैं, वो उनकी गुरु है और उसने ये बताया ही नहीं कि वो एंटरप्रेन्योर पैदा हुए हैं। बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चा आता है तो वो कुटुंब का गुरु कहलाता है। मां बच्चे की गुरु कहलाती है, पर बच्चा कुटुंब का गुरु कहलाता है। कुटुंब का मतलब पूरी फैमिली, अपनी नहीं, अपने आसपास के नेबरहुड, टोटल नेबरहुड। या मैं यहां पर अगर सिंप्लीफाई करने के लिए कहूं तो हर वो इंसान जो कि उस बच्चे की फैमिली से कनेक्टेड है, जो भी बच्चे को देखने आते हैं, मतलब यहां पे मैं बड़े सिंपल टर्म्स में कह सकता हूं कि जो भी कंसर्न होगा वो एक बार जो नया बच्चा आया तो उसको मिलने के लिए आएगा, जरूर मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं ना, छठी नामकरण होता है तो नामकरण में हवन किया जाता है। अगर हम सनातन प्रक्रिया को समझें तो एक हवन ऑर्गेनाइज किया जाता है छठी के बाद, और उसमें उस बच्चे को नाम दिया जाता है। और जो लोग उस नामकरण में प्रेजेंट है, नेचुरली कुटुंब बुलाया जाता है कि जो क्लोज रिलेटिव्स हैं,
और जो अड़ोस पड़ोस है उनको इनवाइट किया जाता है। तो इतने सारे लोगों का वो बच्चा गुरु है। तो मां के लिए तो 2 या 3 बच्चे होंगे या 5 होंगे तो उनकी गुरु है, लेकिन वो बच्चा इतने सारे लोगों के लिए गुरु है। पर वो सिखा क्या रहा है? वो सिखा क्या रहा है? वो सिखा रहा है नेचर के साथ रहना। और बड़े होकर के हम ढूंढते हैं कि हम नेचर के साथ कैसे रहें, और नेचर के साथ रहना सीखना है तो बच्चे के पास चले जाओ, जो नया बच्चा जिसने जन्म लिया है, अपनी फैमिली का। अपनी फैमिली मतलब अपने कुटुंब का बच्चा होगा या अपने अड़ोस पड़ोस का बच्चा होगा, वही सिखा पाएगा आपको। अगर आप किसी दूर के बच्चे पे जा रहे हो तो वो जाकर के वो सिखाएगा वो भी, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे उसकी भाषा। प्रॉब्लम यहां पर लैंग्वेज की है कि उसकी लैंग्वेज समझ में कैसे आएगी। तो लैंग्वेज उसी की समझ में आएगी जो आपके कुटुंब में नया आया है, उन्हीं लोगों को समझ में आएगी उसकी लैंग्वेज, और वो नेचर के साथ रहना सिखाता है। और वो गुरु है तो एंटरप्रेन्योर तो हो ही गया, पर क्या मां ने उसको समझा कि वो एंटरप्रेन्योर है? उसकी एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज को समझा? नहीं समझा, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है कुछ उस बारे में। तो केतु विज्ञान प्रिसाइजली ये बताता है कि राहु विज्ञान से तुम डायग्नोस कर सकते हो कि वो एंटरप्रेन्योर तो है ही, पर किस डायरेक्शन में वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए उसको, मतलब किस टाइप की एजुकेशन लेनी चाहिए जिससे कि उसका कैरियर सक्सेसफुल हो। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी। एंटरप्रेन्योर होना एक बात है, एंटरप्रेन्योर किस लाइन में होना है वो एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने तो पहले ही स्टेप खत्म कर दिया कि वो एंटरप्रेन्योर, तो हमने उसको माना ही नहीं कभी भी। कुटुंब का गुरु कहलाता है, ये बात मार्केट में है ऑलरेडी अवेलेबल, बट उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप से नहीं जोड़ पाए। कन्वेंशनल लिविंग की ये टिपिकल प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। ह्यूमन बर्थ यू गेट विद वेरी वेरी डिफिकल्ट, इन द सेंस 84 लाख योनियां कही गई हैं, एंड यू हैव टू क्रॉस ऑल दैट सर्कल एंड देन यू गेट द बर्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अश्विनी जी, ह्यूमन बर्थ बहुत मुश्किल से मिलता है, और एक जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कुटुंब का गुरु कहलाता है। लेकिन जब हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखते हैं तो इसमें गुरु और शिष्य की कोई बात नहीं है। कोई है जो सैलरी दे रहा है और एक है जो सैलरी ले रहा है। उस रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस का कारण और उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल, ये कहां से आता है? वो बहुत सिंपल। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर आप परफॉर्मेंस, की फैक्टर क्या है, सैलरी या तुम्हारी कैरियर में की फैक्टर क्या है कि तुम काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट मिल रहा है। तुम काम कर रहे हो, रिजल्ट से कंसर्न नहीं है तुम्हारा। एक ये भी स्टेटमेंट मार्केट में है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। व्हाट डज इट मीन? तो लोगों ने इसको इस तरीके से जोड़ लिया कि भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूं, अब तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो तुम्हें कैरियर में सैलरी देगा कौन? तुम्हारे को कर्म करने के लिए नहीं बिठाया है, तुम्हारे को रिजल्ट देने के लिए बिठाया है। और रिजल्ट तभी आएंगे जब तुम्हारी सोच एंटरप्राइजिंग होगी। जब तक तुम्हारी सोच ही एंटरप्रेन्योरशिप की नहीं होगी, तुम परफॉर्म कर नहीं सकते। और परफॉर्मेंस का पहला फैक्टर ही है एंटरप्राइजिंग स्किल्स, जो कि बचपन में ही मार दी गई, जो कि तुम लेकर के पैदा हुए थे, बट उनको मार दिया गया। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स एक बच्चा अपने साथ लेकर आता है, यानी कि एक पैदा ही होता है उसको लेकर के हर एक बच्चा। हाँ, तो इसका मतलब तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल अगर अपने आप में एक छोटी छोटी यूनिट
एज एन एंटरप्रेन्योर लगाए तो वो किसी को एम्प्लॉयर तो नहीं रखेगा, एम्प्लॉय तो नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय बन रहा है वो भी अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर है। Exactly. So thinking of that employee will be performing best whose thinking is enterprising. यही तो रूल है। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर कौन राइज करता है? जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। हाँ जी। वो परफॉर्मेंस अच्छी होने का मूल कारण है कि एंटरप्राइजिंग होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी देगा, नहीं तो दे नहीं सकता। समस्या का मूल कारण वो ये है कि पूरा साल मेहनत की एक एम्प्लॉय ने, और उसको लगा कि जब प्रमोशन का टाइम आया या जब रेवड़ियाँ बंटने का टाइम आया, सैलरी बंटने का टाइम आया, तब कि मेरे कुलीग को ज़्यादा अप्रेजल दिया गया, ज़्यादा उसको सैलरी रेज दिया गया, मुझे कम दिया गया, तो उसका परफॉर्मेंस इस डिससेटिस्फैक्शन की वजह से इफेक्ट होने लगता है। और इस तरह से धीरे धीरे ऑफिसेज में आमतौर पर एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो जाता है। बिकॉज उसने कहा कि मैंने मेहनत करी, हाँ जी, रिजल्ट तो आया नहीं कुछ भी। मेहनत से थोड़ी रिजल्ट आता है, रिजल्ट चाहिए। कोई भी एम्प्लॉयर अगर तुम्हें जॉब दे रहा है तो ही वांट्स रिजल्ट्स। अगर तुम्हारे रिजल्ट्स जिसके बेटर होंगे उसको परफॉर्मेंस, जिसके भी रिजल्ट्स बेटर होंगे उसको डेफिनेटली राइज मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बेस्ट एम्प्लॉय है वो उसकी नौकरी छोड़ के चला जाए। लेकिन मैंने अक्सर ये डिससेटिस्फैक्शन तकरीबन 80 to 90% एम्प्लॉयज में देखा है, और एम्प्लॉयर्स में भी। एम्प्लॉयर्स में ये डिससेटिस्फैक्शन रहता है कि लोग काम नहीं करना चाहते, काम चोरी करते हैं, दे डोंट हैव इनफ एफिशिएंसी। आमतौर पे जब भी हम किसी एम्प्लॉय को रखते हैं घर में या ऑफिस में, कहीं भी काम करने वाले को रखते हैं, तो हमें अपने वर्कर से ये शिकायत रहती है कि जितनी सैलरी ये लेती है उतना काम ये करके नहीं देना चाहता। दूसरा डिससेटिस्फैक्शन जो मैंने 90% एम्प्लॉय सेक्शन में देखा है वो ये, किसी भी लेवल पर काम कर रहे हों, किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हों, कितनी भी सैलरी पर हमेशा उन्हें ये लगता है कि वो जितना डिजर्व करते हैं उतना उन्हें नहीं मिल रहा। इस डिससेटिस्फैक्शन का कारण क्या है? मूल कारण है कि उसकी मां ने उसको जो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स मार दी। मां एज ए गुरु इज not cultivated those skills which he was born with, the person was born with, he or she, immaterial, gender is not a question, कि उसकी जो स्किल्स थी बाय बर्थ, उन स्किल्स को समझा ही नहीं तो उसको डेवलप करेगी कैसे, कल्टीवेट करेगी कैसे? उसने कल्टीवेट किया क्या? अगर देखा जाए तो जो अनाथ बच्चे होते हैं वो भी तो बड़े हो जाते हैं, तो फिर इसमें मां ने कंट्रीब्यूट क्या किया? मां का रोल ही यही है कि उसको उसकी जो स्किल्स विच ही द पर्सन हैज बॉर्न विद, जो बच्चा स्किल्स लेकर के पैदा हुआ है उन स्किल्स को कल्टीवेट करना सिखाए। यहां पर मैं रावण का एग्जांपल लूंगा कि रावण की मदर ने उसके अंदर वो स्किल्स कल्टीवेट कर दी एट द एज ऑफ 3 मीन्स 2 + 9 months, 2.25 साल का था, तो उसको अपने गुरु की पहचान थी कि उसकी मां ने उसको यह सिखा दिया था उस जिंदगी कैसे बितानी है, खाना कैसे है, खाना कैसे खोजना है, कैसे ढूंढना है, कैसे खाना है, और क्या खाना है, क्या खाओगे तो ठीक रहोगे, क्या खाओगे नहीं खाओगे तो नुकसान होगा। और इस तरह इस कैरेक्टरिस्टिक के इंसान को या कोई भी शेप में हो योनि, इमटेरियल, तुम्हें अगर ये कैरेक्टरिस्टिक जिस भी प्राणी में दिखे वो तुम्हारा गुरु वो होगा। गुरु की सारी कैरेक्टरिस्टिक उसने उसको सिखा दी थी रावण को 2.25 साल की एज में, और उसके बाद छोड़ दिया उसको, अबंडन, शी अबंडन्ड हिम। इमेजिन, मदर हैज अबंडन्ड हर चाइल्ड एट द एज ऑफ 225। 2.25 साल का था वो फिजिकल एज में। क्यों छोड़ा उसने? हाँ, माँ अगर बच्चे को छोड़ देती है तो हम इसको एक नेगेटिव सेंस में देखते हैं, और आप इसको एक रेफरेंस की तरह। रावण ज्ञानी कहलाता है, तो ये बात एक है कि रावण ज्ञानी होने के बाद भी उसने मूर्खता करी, तो ये कहीं नहीं लिखा है कि ज्ञानी होकर के तुम मूर्खता नहीं कर सकते। पर ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं कि रावण ज्ञान को समझो,
तो ज्ञानी था वो, ज्ञानी बनाया किसने? सोच के देखो कि रावण को ज्ञानी बनाया किसने, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। रावण को जो ज्ञान था वो प्रोबेबली उसने अपने गुरु से प्राप्त किया होगा, लेकिन यहाँ माँ ने बच्चे को 2.25 साल की उम्र में छोड़ दिया, ये एक रेफरेंस है या एक नेगेटिव अप्रोच है? उसको माँ ने उसकी एफिशिएंसी को इतना ज्यादा रखा बच्चे की कि जो आज की तारीख में 20 साल का बच्चा नहीं सीख पाता वो 2 साल की एज में सीख गया था। यही तो की है, उसने एज के कारण नहीं छोड़ा था। उसकी लर्निंग एफिशिएंसी को इतनी थी, लर्निंग एफिशिएंसी उसकी इतनी इंप्रूव कर दी थी और गुरु की पहचान उसने उसको सिखा दी थी इतने अच्छे से कि 2.25 साल में ही वॉज सेल्फ सफिशिएंट। ओके, तो ये माँ ने जो उसकी लर्निंग एफिशिएंसी को मेंटेन किया था, इसके लिए माँ ने कुछ एक्स्ट्रा किया था कुछ? अब ये तो मेरे को क्या पता, उसकी माँ के सामने मैं थोड़ी था। आई मीन बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाँ जी कि 2.25 साल की उम्र और आज की 20 साल की उम्र, वो 2.25 साल फिर बेटर था आज की, क्योंकि यही एग्जांपल मेघनाथ का भी है। अगर हम देखें इसको तो रावण के पास क्या ज्ञान था उसका वो समझना है तो मेघनाथ को समझो। तो इट वॉज नॉट ओनली रावण कि जिसको जिसकी मां ने क्या सिखा करके और छोड़ दिया, मेघनाथ को छोड़ा नहीं था, बट ज्ञान में मेघनाथ रावण से भी 4 कदम आगे था। क्या पता है आपको इस बात का? यह बात कहीं बताई नहीं गई। ओके, मीन्स माँ का जो बेसिकली काम है वो है बच्चे की लर्निंग एफिशिएंसी को वो मेंटेन करवाए। नहीं, बेसिक काम है कि वो बच्चा जो आया है उसकी वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करनी है तुम्हें, बट किस लाइन में डालना है वो कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगेगा कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। रावण की मदर को रावण की कैरेक्टरिस्टिक पता थी, उसने उसका उपयोग किया, तभी तो लर्निंग एफिशिएंसी इस तरीके से बढ़ा पाई उसकी। अच्छा, ये सी द की इज दैट मेरा मेंटल बेंट ऑफ माइंड, मेरी मेंटल वेल्थ, यानी बच्चे की मेंटल वेल्थ क्या है, क्योंकि फिजिकल वेल्थ में तो बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मेंटल वेल्थ उसके पास है जो लेकर के आया है वो। अगर मां उस मेंटल वेल्थ को समझ ले, उसके बाद उसको अगर उस लाइन पे कल्टीवेट करना शुरू कर दे, आप देखो, आप 2.25 साल की एज में आप अपने गुरु को पहचानने लायक बन जाओगे, प्रोवाइडेड मां को पता है कि तुम्हें किस तरह का गुरु चाहिए। और 99% क्या 100% अगर समझा जाए तो पिता ही बच्चे का कैरियर गुरु होता है। अभी आपने जब बात की शुरुआत की थी तो हमने इस बात डिस्कशन शुरू किया था कि नवजात शिशु कुटुंब का गुरु होता है जी। और लेकिन नॉर्मली कुटुंब वालों को नहीं पता होता कि हमें बच्चे को एज अ गुरु देखना है, तो इसमें लूजर डेफिनेटली कुटुंब वाले रहते हैं। करेक्ट। और अगर किसी कुटुंब में ये अवेयरनेस है, ये जानकारी है, समझ है कि हमें बच्चे को एक गुरु के रूप में देखना है, तो क्या इसका बेनिफिट बच्चे को भी होगा? डेफिनेटली। उसको कोई मिसगाइड नहीं करेगा। गुरु को कोई मिसगाइड कर सकता है क्या? पर बच्चे को तो सिखाना ही पड़ता है, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े हो, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलते हैं। ये अगर जो नहीं सिखाते तो क्या खड़े नहीं होते? किसी ना किसी ने तो सिखाया ही होगा, चाहे अपने आप चलता है। बच्चा अनाथाश्रम में भी पलता है तो कोई ना कोई तो उसको सिखाता ही है। नहीं, अपने आप सीखता है बच्चा। इज ए सेल्फ लर्नर। यही तो की है कि पेरेंट्स को या कुटुंब को पता ही नहीं लगता कि बच्चा तुम्हारी हरकतों से सीख क्या रहा है। ये जो जॉइंट फैमिली का जो कॉन्सेप्ट था और अब जो इंडिविजुअल उसका कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई फैमिली जो है टूटने लग गई सो कॉल्ड, तो वो जॉइंट फैमिली का मतलब क्या था, वो टूटी क्यों? तो उसका एकमात्र कारण है कि जॉइंट फैमिली से बच्चे सीखते हैं, हर प्राणी से सीखते हैं।
ज्वाइंट, और जो बच्चे अनाथ आश्रम में है, मान लो जो बच्चा अनाथ आश्रम, तो अनाथ आश्रम के एनवायरमेंट से सीखेगा। जो बच्चा आश्रम में सीख रहा है, गुरु के आश्रम में सीख पैदा हुआ है, जैसे यहाँ पे लव और कुश का एग्जाम्पल समझना पड़ेगा आपको कि लव और कुश जिस एनवायरमेंट में पैदा हुए थे, दे कुड फाइट विथ पर्सन लाइक हनुमान एंड बीट हिम। कैसे हो गया वो, जबकि उनकी उम्र क्या थी उस समय में? तो वो कैसे आ गया? तो सब चीजें अवेलेबल है, एग्जाम्पल भी अवेलेबल है हमारे पास, पर हमने उन एग्जाम्पलों को समझने की कोशिश नहीं की, रिसर्च नहीं की उसके ऊपर कि क्या कारण होगा जिसके कारण लव और कुश लड़ाई कर युद्ध कर पाए उन लोगों से जो रावण को मारकर आए थे। श्रीलंका रावण को मारकर आए थे वो लोग। यानी कि ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के ऊपर होती है कि बच्चे का करियर किस तरीके से बनेगा, और इसमें बच्चे के एंटरप्रेन्योरशिप के जो ओरिजिनल स्किल्स हैं जिनके साथ हर बच्चा पैदा होता है, जन्म कंसीव होता है, उनको कल्टीवेट करना है सही डायरेक्शन में, उनको मरने नहीं देना। और इसका रेफरेंस हमारे पास लव और कुश का एक रेफरेंस है, रावण का है, लव कुश का है, मेघनाथ का है, और पता नहीं कितने होंगे, बाली है, सुग्रीव, तो अनगिनत मिलेंगे तुम्हें। जब तुम उस काल में जाकर के देखना शुरू करोगे तो यू विल फाइंड सो मेनी। हनुमान जी ने सूर्य खा लिया था छोटी सी एज में, क्योंकि भूख लगी थी, उनको लगा फल है, खा लिया उन्होंने, हनुमान जी ने। और लोगों ने सोचा कि ये मजाक है, बट इट इज पॉसिबल। ग्रहण लगता है, सूर्य गायब हो जाता है, ग्रहण क्या है? हाँ जी जी। ओके, तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है, अगर हम ठीक करने की बात करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमें यहाँ मिलता है कि मदर हैज़ टू टेक केयर कि बच्चे का एंटरप्रेन्योरशिप स्किल ना गिरने पाए, ना डिस्टर्ब ना होने पाए। और दूसरी बात कि सारे कुटुंब के लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि ये तो गुरु है, तो हम इसको मिसगाइड ना करें, इसको इसके गुरु बनने की कोशिश ना करें, ये तो खुद ही गुरु पैदा हुआ है हम सबका। लेकिन आज के सिनेरियो में हम बात करते हैं, आज की सिचुएशन में हम बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी 40 साल के या 25 साल के हो चुके हैं और कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई भी छोटी यूनिट बड़ी यूनिट चला रहे हैं, उन लोगों के लिए केतु विज्ञान में क्या कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन ही केतु विज्ञान ने दिया। हाँ जी। आज की एज में जैसे है, तो एक एशो चार्ट करके वो बनाया गया है, एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम एशो चार्ट कहते हैं। एशो चार्ट रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी लर्निंग एफिशिएंसी क्या है। इट इज मेजरेबल विद द हेल्प ऑफ शंख टेक्नोलॉजी, डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी। वी आर एबल टू मेजर योर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, योर लर्निंग एफिशिएंसी, योर मेंटल वेल्थ एंड योर एशो क्वोशिएंट, यानी नॉलेज बैंक। ओके, तो ये 4 फैक्टर, एंड देन 5th फैक्टर इज योर फिजिकल एबिलिटी, स्टेमिना लेवल। अच्छा, मतलब हमें अपना स्टेमिना लेवल कितना है ये चेक कराना होता है, हमारी लर्निंग एफिशिएंसी कितनी है ये मेजरेबल है। हर चीज 5 फैक्टर मेजरेबल है डिजिटल टेक्नोलॉजी से। ये कैसे मेजरेबल है? आर्मी में एक स्टेमिना टेस्ट होता है लोगों का, बट दैट इज काइंड ऑफ अ फिजिकल टेस्ट। हम कुछ एक्सरसाइजेस या भागदौड़ करवा कर स्टेमिना चेक करते हैं। आप किस तरीके से सजेस्ट करते हैं किसी का स्टेमिना लेवल या उसकी एफिशिएंसी का लेवल आप कैसे चेक करेंगे? नब्ज ज्ञान जो है, नब्ज जो है हर चीज बताती है। ओके, ऑल फैक्टर्स आर कन्वेड बाय हार्ट बीट ऑफ द पर्सन। या फाइन। सो स्टडी ऑफ द हार्ट बीट। पर हार्ट बीट स्टडी करने वाले, जिसको आप नब्ज ज्ञान कह रहे हैं, इस तरह के एक्सपर्ट्स अब तो हमारी एक्सपर्ट्स की जरूरत ही नहीं, अब तो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं ना। जो ईसीजी जो है, ईसीजी आपका आ गया, वो क्या है? वो हार्ट बीट स्टडी तो है। तो क्या हम किसी एम्प्लॉय को रखने से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराएं? नहीं। यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की बात करते हैं हम लोग, तो एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय का सिर्फ एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। क्या? परफॉर्मेंस एफिशिएंसी। दैट्स इट।
स्टेमिना भी तो इम्पोर्टेंट है। नहीं, कुछ नहीं जरूरत। अगर परफॉर्मेंस एफिशिएंसी उसकी पुअर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फैक्टर तो डिस्टर्ब है, वो नेक्स्ट स्टेप है। तो परफॉर्मेंस, जब आप अटेंडेंस ले रहे हो, अब तो सिस्टम ऐसे बन गए हैं कि व्हेन यू आर टेकिंग अटेंडेंस, एट दैट टाइम इटसेल्फ यू कैन रीड द परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑफ दिस कैंडिडेट, और थ्रेशोल्ड लेवल डिफाइंड है। उस थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे अगर आता है तो इसका मतलब है आज ही इज नॉट गोइंग टू, नॉर्मली ही इज डूइंग वेल, बट यू आर मेजरिंग इट डेली, और आज अगर उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो इट मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म, ही और शी कैन नॉट डिलीवर रिजल्ट। तो इट इज बेटर दैट यू डोंट अलाउ हिम टू एंटर इनटू द प्रेमिसेस, सेंड हिम टू हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर में आधा घंटा बिठाओ, उसको प्रैक्टिस करवाओ, और फिर मेजरमेंट करो। इफ ही इज अबव थ्रेशोल्ड, सेंड हिम इन, दैट्स इट। ओके, मींस हमारे पास अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं कि इस परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इसकी कैसी है। और अगर हमें लगता है कि आज इसकी हमें लगता है नहीं है, थ्रेशोल्ड वैल्यूज डिफाइंड है, हाँ। और उससे अगर नीचे आ जाती है वैल्यू तो इसका मतलब है कि आज उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है या कोई ना कोई ऐसा इवेंट हुआ है उसकी लाइफ में जिसने उसकी आज परफॉर्मेंस गिरा दी है। हाँ, तो अगर वो डिस्टर्ब है तो वो नेचुरल सी बात है, असेंबली लाइन में बैठेगा तो सबको डिस्टर्ब करेगा। 100% करेक्ट। तो उसको बेटर है या तो छुट्टी पर भेज दो या आधे घंटे के लिए हेल्थ सेंटर में बिठा दो। और उस हेल्थ सेंटर में बिठा के कराएं क्या? एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के जो प्रोसीजर्स बने हुए हैं उनकी प्रैक्टिस। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास मेजरमेंट के भी सिस्टम्स हैं और इम्प्रूवमेंट के भी सिस्टम्स, रेमेडीज है ना। ओके, तो सी दिस इज केतु विज्ञान, राहु विज्ञान एंड ऑल द एस्ट्रो चार्ट। इट हैज all the things which are needed to maintain the efficiency of the person for the purpose, for the project. जी, मीन्स एशो चार्ट और केतु विज्ञान और राहु विज्ञान में चीजें डिफाइन हो चुकी हैं, तो वी कैन इजीली यूज। डायग्नोस्टिक सिस्टम अवेलेबल है, क्योंकि जब एक बार परफॉर्मेंस एफिशिएंसी हमें पता लग गया कम है, हाँ जी, तो फिर उसका रीजन के विच इज उसकी मतलब स्टेमिना लेवल कम हो गया या उसको क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ में कोई इश्यू आ गया, कोई मतलब झगड़ा हो गया किसी बात से तो उसका स्ट्रेस आ गया, तो ये सब चीजें का रूट कॉज फिर डायग्नोज हो जाता है। तो राहु विज्ञान कैन डायग्नोज दैट व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि जिसकी वजह से इसको ये परफॉर्मेंस एफिशिएंसी गिरी, और उसको फिर रेक्टिफाई करने के लिए केतु विज्ञान का प्रोसीजर अवेलेबल है, उसको यूज करके उसको रिकवर करा दो। मीन्स हमारे पास प्रोसीजर्स भी हैं और सिस्टम्स भी हैं। करेक्ट। और इनको आप टेस्ट भी कर चुके हैं, आई मीन ये ऑलरेडी कहीं इम्प्लीमेंट हुए हैं, कहीं यूज हो रहे हैं? टेस्टिंग इसकी सारे सिस्टम टेस्ट हो चुके हैं। अब हम सजेस्ट कर रहे हैं कि एचआर डिपार्टमेंट्स को दे शुड स्टार्ट यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। फॉर द पास्ट 4 years वी आर ट्राइंग टू सजेस्ट, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। जो आप क्लेम कर रहे हैं, जो दावा आपका है, ये अपने आप में बहुत अनइमेजिनेबल सा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो सकता है। लेकिन एक और क्वेश्चन, अक्सर ये देखा जाता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स एक टीम में, एक कंपनी में बहुत ही ज्यादा फ्लोट करती है, और ये एक उसका प्राइम रीजन ये है मिसिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। ये सारे वो जो देखो बड़ा सिंपल सा बात है, पर्सन हु इज नॉट एबल टू परफॉर्म विल स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, एंड ऑल्टरनेटिव इज बाउंड टू ब्रिंग इन पॉलिटिक्स। अब मेरी एक कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मदर ने उनका एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप नहीं कराया। इनफैक्ट ज्यादातर लोग ऐसे ही मेरी कंपनी में आएंगे, क्योंकि आज की डेट में ये अवेयरनेस ही नहीं है, मदर्स को नहीं पता है कि उनको क्या कुछ करना है प्रेगनेंसी के टाइम या इनिशियल ईयर्स में। तो अब जब वो एक टीम में काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनके बीच में पॉलिटिक्स ना हो, उनके बीच में जेलसी की वजह से वो काम करना बंद ना कर दें, या एक दूसरे की टांग ना खींचने लग जाएं, इसके लिए मैं क्या ये परफॉर्मेंस एनालिसिस जो आप कह रहे हैं ये काफी रहेगा? बहुत ज्यादा। एशो चार्ट इज द गेम कि मैं दिस सिस्टम एक्चुअली इज मेड फॉर दिस पीपल के कॉर्पोरेट में आज की जो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ी समस्या है
बेरोजगारी हो किस कारण रही है? बेरोजगारी इस कारण नहीं हो रही है कि काम नहीं है। सबकी वो जो कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है, तो इसका मतलब काम तो है, परफॉर्मेंस नहीं है। बेरोजगार वो लोग हैं जो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म, और उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दो, आई कैन एश्योर 100% दैट दे विल गेट द जॉब इंस्टेंटली। Okay, the root cause of unemployment is not population, No, not lack of government support, not lack of education facilities. nothing. It is only we do not know that performance is the key to get success in execution of the project. And this is obvious, performance is the key. स्कूल में जब पढ़ते थे सारा साल पढ़ाई किया, पर रिजल्ट जो बताता था कि तुमने पढ़ाई किया या नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम कहते हो कि मैंने सारा साल पढ़ाई की, और रिजल्ट में जो रिजल्ट बता रहा है कि तुम्हारे से तो ज्यादा जो नहीं पढ़ते थे उनके नंबर तुम्हारे से ज्यादा आ रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब शायद ये है कि हम एग्जाम में उतना लिख कर नहीं आ पाए पेपर में जितना एक्चुअली हमने याद किया था। नहीं, उसका एक्चुअली प्राइम रीजन है कि तुमने मेहनत तो करी, हाँ जी, बट दिशाहीन मेहनत थी। यू ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग रादर देन अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड इट, कि ये ऐसा है तो ऐसा किस लिए है, जिसको लॉजिक कहा जाता है। पर बच्चे ठीक से लर्न करते हैं, उसको लिख कर आते हैं और उनके मार्क्स आते हैं। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर खाली तुम रट करके जाओगे और लिख करके आ जाओगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आ सकते। स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, गारंटीड है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी है, समझने की क्षमता, ये क्या हमारी परफॉर्मेंस जो हम एम्प्लॉयज की मेजर कर रहे हैं, हम तो परफॉर्मेंस उनकी चेक कर रहे हैं। करेक्ट। तो क्या इसमें ये भी कैलकुलेट हो जाता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितनी है? ना, वो नेक्स्ट स्टेप है। अगर परफॉर्मेंस गिर गई, हाँ जी, नॉर्मल परफॉर्मेंस जो चल रही है, थ्रेशोल्ड, तुम एम्प्लॉय उसी को रखोगे ना जो तुम्हारे को जॉब में सूट करेगा। सी, व्हेन एट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय ए पर्सन हु इज गोइंग टू बी सुटेबल फॉर दैट जॉब, हाँ जी, तो उसकी परफॉर्मेंस तो तुम पहले चेक कर ही रहे हो। हाँ, परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर रहे पर चेक तो कर ही रहे हो ना, तभी तो तुम उसको नौकरी दे रहे हो, नहीं तो नौकरी क्यों दोगे? अभी परफॉर्मेंस चेक करके ही जॉब दी जाती है। करेक्ट। लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि पर्सन को वो प्रोजेक्ट नहीं अच्छा लगा जिसमें काम दिया गया, सवाल या वो है ही टीम नहीं। अच्छी नहीं लगी। सवाल वो है ही नहीं। हाँ जी, सवाल ये है कि उसने अप्लाई किया जॉब के लिए, तुमने तो नहीं कहा कि तुम अप्लाई करो। ओके, यू थ्रोन ए रिक्वायरमेंट के आई हैव ए रिक्वायरमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है एम्प्लॉयर ने एक शूट किया एक रिक्वायरमेंट, जी, उसके बाद जिसने उस रिक्वायरमेंट को समझ करके और फिल करके अपना रिज्यूम भेजा, हाँ जी, व्हाट डज इट मीन? दैट द एम्प्लॉय हु वांट टू गेट एम्प्लॉयमेंट हाँ जी, knows what the other person is asking for. ओके, Then he calls you for interview. हाँ, तो इंटरव्यू में क्या कर रहा है? परफॉर्मेंस ही चेक कर रहा है मोस्टली कि उसको कितना आ रहा है, उसका पास उस एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट के लिए उसका क्या है क्या नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस ही तो चेक कर रहे हो। पहले ऐसे काम किया था कि नहीं किया Correct. था, इस तरह की चीजें पूछी जाती तो हैं। वो परफॉर्मेंस चेक को अगर वो मेजरमेंट से लिंक हो जाएगा, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी हम एक इंटरव्यू राउंड, 4 इंटरव्यू के राउंड, हम ऑलरेडी एक इंटरव्यू का एक डिपार्टमेंट है, पूरा HR डिपार्टमेंट इस चीज को हैंडल कर रहा है, वो उसको बस अपने तरीके बदलने हैं, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है। तरीके भी क्या बदलने, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है। तो वो जो 5 इंटरव्यू या 10 इंटरव्यू लेने के बाद भी एम्प्लॉय जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाता, जिसकी परफॉर्मेंस इतने लोगों ने चेक करी। हाँ, तो यही टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपको ये इंटरव्यूज की जो लिंक है ये बहुत कम हो जाएंगे और परफॉर्मेंस 100% गारंटी हो जाएगी। तो क्या ये एट्रिशन में भी हेल्प करेगा? क्योंकि किसी भी कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है उसके एट्रिशन से। एट्रिशन मीन्स कि कितने लोग जॉब छोड़कर चले गए। क्या हम इसमें एट्रिशन वाली प्रॉब्लम को भी कवर अप करते हैं? वो मुझे नहीं पता। एट्रिशन मतलब कि लोग जॉब छोड़कर चले गए, कंपनी के लोग, हमने 10 लोग हायर किए थे और उसमें से 5 लोग इसी साल जॉब छोड़कर चले गए। वो उसका एक मात्र कारण क्या है ये समझो ना, कि उसको जॉब छोड़कर गए क्यों। प्रोबेबली उनको कहीं अच्छी सैलरी और ज्यादा सैलरी ऑफर हुई थी,
तो उन्होंने वो जॉब ऑफर, नहीं, दूसरा जॉब ऑफर ले उनकी लिया। परफॉर्मेंस अच्छी थी और दिस एम्प्लॉयर वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि देयर परफॉर्मेंस इज बेटर, ओके, सो ही हैज टू अप्रिशिएट। अगर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ऑब्वियस है कि तुम्हें अच्छे एम्प्लॉय चाहिए कि नहीं चाहिए। एम्प्लॉयर का ही डिसीजन था कि ये चले जाए तो अच्छा है। अच्छे जो परफॉर्मर थे उनको एम्प्लॉयर रखना नहीं चाहता था। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस एनालिसिस, अब जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करके कर रहे हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ। उनके थ्रू हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, तो सबको शायद एक दूसरे का पता होगा कि मेरी परफॉर्मेंस का रिजल्ट, मेरा जो मेजरमेंट आया है वो इससे ज्यादा आया है या इससे कम आया है। उससे मतलब ही नहीं है ना, थ्रेशोल्ड है सबके। सबके परफॉर्मेंस ऑफ द डे वी आर मेजरिंग, नॉट वो भी बिफोर स्टार्टिंग। वी आर नॉट मेजरिंग परफॉर्मेंस आफ्टर द वर्क। बिफोर स्टार्टिंग वी आर मेजरिंग। हाँ। लेकिन अब जब सैलरी रेज का टाइम आया है, हमें सबकी सैलरी बढ़ानी है, हाँ। तो एम्प्लॉयर कैसे डिसाइड करे कि इस तरह से सैलरी बढ़ाए कि उसकी यूनिट में डिससेटिस्फेक्शन ना फैले। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, फैलेगा ही फैलेगा, फैलेगा ही फैलेगा, फैलेगा ही फैलेगा, बिकॉज देयर इट इज द रेस शुड बी सेम फॉर एवरीबडी। व्हाई शुड ए पर्सन गेट मोर रेस? जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको नेचुरली एम्प्लॉय अगर हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे वो कम परफॉर्म करे, यही तो होता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसने जो उस टाइम पर जो परफॉर्म किया, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंडेक्स, दैट वाज that particular project was having requirement of that skill which he had at that time, और नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उस स्किल की जरूरत नहीं है, तो दैट पर्सन शुड बी थ्रोन आउट। अच्छा, तो मींस कि ये तो वैरी करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। तो जब हम सैलरी रेज की बात कर रहे हैं तो वो बराबर बंटना, सैलरी रेज का जो कंसेप्ट है वो है इट शुड बी इक्वली रेज टू एवरीबडी, चाहे परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है। अच्छा, पर परफॉर्मेंस इंडेक्स सबका थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए, पहली बात। और ये हम जॉब रखते समय जब हम ऑफर लेटर दे रहे हैं, हम तभी से मेजरमेंट शुरू कर देंगे, नेचुरली ऑफर लेटर से पहले ही। साथ के साथ ही दिस शुड बिकम ए पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट। हाँ जी। और एशो रिक्रूटर्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है हु हैज स्टार्टेड वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, दे आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉइज विद द एशो चार्ट। अच्छा, वो कंसल्टेंसी फर्म है। हाँ। जो रिक्रूटर्स जो हमें एम्प्लॉइज ऐसे दे देंगे जो जिनका एशो चार्ट ऑलरेडी उन्होंने मेंटेन किया, राइट, बनाया हुआ है। राइट। एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाह रहा था, अभी इसको हाँ कंप्लीट कर लूं कि अब जैसे तुमने कहा कि एक एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हाँ जी, बाकी लोगों के मुकाबले में, जी, तो ही एक्सपेक्ट्स ही शुड गेट मोर रेस, नेचुरली, और एट द सेम टाइम आई एम सेइंग दैट एवरीबडी शुड बी गिवन द सेम रेस। या तो वहां पर ही अवार्ड और रिवार्ड का कंसेप्ट आता है। ये क्या है? दैट इज नॉट लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस रेस, एनुअल रेस, हाँ जी, कि जिसने परफॉर्म अच्छा किया, बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट एम्प्लॉय, तो उसको अवार्ड दे दिया है। अच्छा, ऐसे हमने बेस्ट 1 या बेस्ट 3 Exactly. हम So रिवॉर्ड, that was the technology used for announcing the rewards. Concept of awards and rewards was introduced with this respect, not that disturbing the salary raise, not connected with the annual increments. हाँ जी, तो उसको यहां पर कंपनसेट ऐसे किया जाता है। अच्छा, उसको अलग से, क्योंकि ऐसे तो 2 या 3 ही होंगे ऑफिस जो भी में नेचुरली, जिन्होंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और वो सबको दिखता है, और वो सबको पता भी बस होता है। फिर तो उसको तो हमने कुछ अवार्ड, एग्जैक्टली। सो compensation is done without disturbing the schedule of the system. तो आपने तो इंटरनल जो एक यूनिट चलाने में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स चलाने में जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। करेक्ट। आज आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक ऐसी डायमेंशन को जोड़ रहे हैं आप, जिसको हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कह रहे हैं, एशो चार्ट आप कह रहे हैं, कि उसके थ्रू हम पूरा ह्यूमन रिसोर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हील कर सकते हैं। आई वुड से दैट इज ओनली दे आर क्राइंग फॉर सर्वाइवल, तो दे कैन बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी रिसाइकल्ड। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट
can be completely recycled using these technologies which are based on ASHO chart. Absolutely. And इसमें मेजरली हम परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए मेजरमेंट रोज परफॉर्मेंस आज उसकी कैसी रहेगी. सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस आफ्टर द एक्टिविटी. वी आर ensuring that he should perform in the morning itself. We are able to confirm that he will be able to perform during the day. तो तुम्हारी प्रोडक्शन में कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं. Your results will never get affected. तो अश्विनी जी, आज आपने एक ऐसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे रहे हैं जिस प्रॉब्लम का से पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है. रिसेशन का समय चल रहा है और ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट बहुत मेजरली इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ठीक से कर पाते हैं तो हर एक कंपनी फ्लोरिश करेगी ही करेगी. उसको प्रॉफिट्स होने ही होने हैं, लाजमी है. और इसके लिए हम ASHO चार्ट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसके लिए हमारे पास अब मेजरमेंट सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ. और साथ ही हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस लेवल. परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को हम किसी लेवल तक ले जा सकते हैं. जी. तो आज के लिए इतना ही. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर मेंटेन करनी है, अगर माँ चाहती है कि बच्चा उसका कभी भी करियर में फेल ना हो, तो उसके एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना होने दे. अगर फैमिली ये चाहती है, कुटुंब ये चाहता है कि उनके घर में एक सफल बच्चा पैदा हो, सफल बच्चा आए, तो ये माने कि वो एक गुरु है. जो नवजात शिशु है वो कुटुंब का गुरु है. और कोई अपनी कंपनी में, अपनी यूनिट में, बिजनेस यूनिट में अगर लोगों के अंदर परफॉर्मेंस बेटर कराना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, देन दे हैव टू यूज़ दीज टेक्नोलॉजीज विच आर नाउ अवेलेबल इन द मार्केट. ASHO रिक्रूटर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रही है. तो आज के लिए इतना ही अश्विनी जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. प्रणाम. प्रणाम.